मैं हूं आपके साथ श्रीकांत यादव। छत्तीसगढ़ में गौवंश तस्करी पर लगाम कसने आज डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने एक उच्च स्तरीय बैठक ली और ये बैठक उन तमाम अधिकारियों की थी जिनको नोडल अधिकारी बनाया गया है। वो पुलिस के तमाम अधिकारी थे जो निगरानी करते हैं कि कहीं पर गौवंश की तस्करी ना हो। उनको साफ निर्देशित किया गया है कि जो एसओपी सरकार ने जुलाई 2024 में बनाई थी उस एसओपी के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। जो गाड़ियां उपयोग की जाती हैं तस्करी के लिए उनको तत्काल राजसात की जाए, नीलामी की जाए और उसका जो उपयोग हो सकता है उस खर्च का उसको गौ सेवा में लगाया जाए। साथ ही साथ जो गौ सेवा करते हैं उनको एक आइडेंटिटी उपलब्ध कराई जाए ताकि वो पुलिस के साथ समन्वय करके बेहतर तरीके से काम कर सके। उन तमाम विषयों को लेकर आज मंत्रालय में एक बड़ी बैठक हुई और इसको समझने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है विश्लेषक प्रकाश पुंज पांडे सर। भारतीय जनता पार्टी के लिए हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं गोपाल सामंतो जी और कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं अभिमन्यु मिश्रा जी। आप सभी मेहमानों का साधना न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रकाश सर आपके पास आऊंगा क्योंकि एक गंभीर विषय है गौवंश की तस्करी और छत्तीसगढ़ में इसको बड़ी गंभीरता से लिया जा रहा है। आज जिस तरह से डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे छोटी सी भी शिकायत आती है तो उसको बड़ी गंभीरता से लेनी चाहिए। देखिए, ये बहुत ही आपने विषय उठाया आज और ये रियायत होने के साथ साथ बहुत व्यापक और गंभीर विषय है क्योंकि आए दिन हम सुनते हैं कि गौवंश की तस्करी होती है, उनका उसके बाद उनका वध होता है और तमाम नेबर कंट्रीज में उसे सप्लाई किया जाता है। तो देखिए, ये एक अपने आप में बड़ा विषय है और ऐसा नहीं है कि ये मीटिंग आज हुई है। ये ऐसी कई सरकारी मीटिंग्स पूर्ववर्ती सरकारों में भी बारंबार हुई है, लेकिन हमने कई बार देखा है, न सिर्फ छत्तीसगढ़, देश के अन्य इलाकों में भी, अन्य क्षेत्रों में भी देखा है कि इवन गौशाला में, सरकारी गौशाला हो या बहुत सी प्राइवेट गौशालाएं हो, वहां किस प्रकार से गौवंशों को रखा जाता है और किस अव्यवस्था का सामना वो मवेशी करते हैं। इस विषय में इसके पहले भी छत्तीसगढ़ में और पूरे देश में ऐसे कई कानून बने हैं। जैसे अगर बात करेंगे छत्तीसगढ़ में गौ हत्या के लिए छत्तीसगढ़ कृषि पशु परिरक्षण एक अधिनियम बना था 2004 में। वो अधिनियम क्या कहता है, उसमें जो 3 धाराएं हैं, धारा 4, 5, 6, उसमें एक मतलब उसमें कड़ी सजा का प्रावधान है। उसमें अगर कोई भी गोवंश, जैसे गाय, गोवंश में सिर्फ गाय से संबंधित नहीं होता है, इवन पाड़ा पाड़ी भी होते हैं और इसमें जो सांड होते हैं वो भी होते हैं। अगर इनका कोई भी व्यक्ति तस्करी या वध करता हुआ ऐसे किसी प्रकरण में संलिप्त पाया जाता है तो उसे 3 से लेकर 7 साल की सजा है और इसमें 50,000 से लेके 5 लाख तक का इसमें जुर्माना भी है। लेकिन इसके बावजूद जो ये तस्कर हैं, ये किस प्रकार से खुलेआम तस्करी को अंजाम देते हैं, इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है? इसके अलावा जो अधिनियम 2004 है, उसके अलावा 1960 में भी पशु क्रूरता के ऊपर एक अधिनियम बना है। उसमें जो धारा 11 है वो भी ये कहती है कि न सिर्फ गोवंश, कोई किसी भी पशु की तस्करी या उसके ऊपर अत्याचार, क्रूरता या वध करने पर भी आपको उसमें कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ये प्रावधान आज बने? नहीं, पहले बने हुए हैं। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ कब बना था? सन 2000 में। 2000 से पहले भी पशु क्रूरता अधिनियम बना हुआ है। इसके अलावा जो 2004 में जो बना कानून, वो भी यही कहता है। लेकिन हो क्या रहा है और ये क्यों होता है? क्या हमें कहीं चूक है? क्या कहीं जो आप बोल रहे थे जो गौ रक्षक हैं, गौपालक है, उनमें और सरकार के बीच जो सामंजस्य है उसमें भी कहीं कमी है? ये हमारा विजन कहीं छूटा हुआ है। आप देखेंगे बहुत से स्टेट्स में गाय स्टेट रोड पे नहीं घूमती हैं, वो उनका प्रिजर्वेशन करते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे आप गुजरात की बात करेंगे, गुजरात में सरकार दूध खरीदती है और उसका फायदा ये होता है
कि लोग रोड पे अपनी गायों को नहीं छोड़ते हैं। छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे सड़कों में मवेशी हमेशा हमेशा ही आपको दिखेंगे विचरण करते पाए जाते हैं। उसका दो नुकसान है। एक तो मवेशियों की ये जो तस्कर होते हैं वो चोरी चुपके उनको वहां से उठा के, क्योंकि वो बेचारे किसके पास जाएंगे, वो ना पुलिस के पास जा सकते हैं ना गुहार लगा सकते हैं। वहां से वो तस्करी और वध आगे जाके उसका जो भी बन के एक्सपोर्ट होता है, उसका जो तस्करी करता है वो एक सिंडिकेट के काम करता है। दूसरा, अगर हमारी सरकार भी दूध खरीदना शुरू कर दे, जैसे पिछली सरकार गोबर और गोमूत्र पे काम की थी, तो ठीक है, उस योजना फेल हो गई। फेल होने का कारण कुछ और था। सरकारी जो कर्मचारी अधिकारियों की जो इच्छा शक्ति थी वो थी, वो समझ में आता है, क्योंकि मैं ग्राउंड पे काम करता हूँ, उस पर रिसर्च किया हूँ। दूसरा, अगर सरकार दूध खरीदे तो जो लोग गायों को रोड पे छोड़ देते हैं वो रोड पे नहीं छोड़ेंगे, वो घर में रखेंगे, उसकी गौ माता की सेवा होगी। क्योंकि गौ माता के दूध को एक जिस प्रकार से धान का एक एमएसपी तय है, वैसे दूध के लिए भी कोई ना कोई एक एमएसपी तय होके अगर सरकार दूध खरीदती है, तो हमारे पास भी दो देवभोग है। जैसे गुजरात के पास अमूल है, आज इंटरनेशनल प्रोडक्ट है, हमारे पास भी देवभोग है, उसके तमाम प्रोडक्ट बनते हैं। तो देवभोग में अगर दूध जाएगा तो बट नेचुरल है कि गौ माता की रक्षा होगी, उनकी सेवा होगी। तो गोवंशों की जब सेवा होगी तो ये तस्करी तो आप मान के चल रही है कि 70-80% खत्म हो जाएगी वहीं पे। और दूसरा, जो आवारा सांड घूमते हैं, अब उनका क्या करना है, उसके लिए बहुत से इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स हैं। जहां पे मेरे खुद ही एक मित्र का प्रोजेक्ट है, जो कि एक रैंप बनाकर उसके ऊपर सांड को चला के इलेक्ट्रिसिटी का उत्सर्जन होता है। सोचिए कितना इनोवेशन हमारे भारत में। लेकिन सरकारों की उदासीनता बोलिए या फिर उनके पास एडवाइजर सही नहीं है, उनके जो सलाहकार हैं वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सिर्फ वो खाना पूर्ति हो रही है। और अगर ये योजनाएं सरकार लाती है तो एक तो ट्रैफिक समस्या सॉल्व हो जाएगी। दूसरी, जो उसके कारण एक्सीडेंट होता है, अंधेरे में गाय बैठी है, अगर काले कलर की भैंस बैठी नहीं दिख रही है, हमें सांड बैठा नहीं दिख रहा है, बेचारा कोई ना कोई गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें जान जा रही है लोगों की भी, तो वो बच जाएगी। गोवंशों की जो तस्करी है उसमें रोक लग जाएगी, और उसके साथ साथ उनकी सेवा होगी। और उसके बाद जो आपने कहा कि गृह मंत्री ने जो मीटिंग दी, वहां अगर पुलिस जो मुस्तैदी करेगी तो जो 20-30% बचेगा, क्योंकि देखिए असामाजिक तत्व तो ये बहुत बड़ा बिजनेस है, इसको लगाम लगाने के लिए वो पुलिस काम करेगी, तो 20 से 30% जो एक गैप बचता है वो भी बंद हो जाएगा। इसके अलावा भी भारतीय दंड संहिता जो आईपीसी बोलते हैं, उसमें 428 और 429 एक ऐसा नियम बना है जिसमें मरने वाले या घायल पशु को भी आपको ट्रीटमेंट के लिए उसकी भी व्यवस्था गवर्नमेंट ने की है। तो कानून कई बने हैं, विषय ये है कि इच्छा शक्ति से इसे क्रियान्वयन करना, इम्प्लीमेंटेशन करना। ठीक ठीक। अभिमन्यु जी, क्या कांग्रेस पार्टी संतुष्ट है जिस तरह से अभी सरकार गौवंश की तस्करी पर रोक लगाने के लिए काम कर रही है उससे? सबसे पहले तो सभी को नमस्कार, आपके व्यूअर्स को नमस्कार। बिल्कुल, ये बहुत ही संवेदनशील और गंभीर विषय है, जैसा कि प्रकाश सिंह जी कह रहे थे, और इस पर रोक लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं तो स्वयं राजनांदगांव का रहने वाला हूँ, महाराष्ट्र सीमा से लगा हुआ राजनांदगांव जिला है। तो लगातार इस प्रकार की घटनाएं देखने में, सुनने में हमारे आती रहती है, और किस दर पे ये सब चल रहा है आज की स्थिति में, तो कहीं ना कहीं इस पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है। और नियम कानून जो बने हुए हैं, जैसे कि प्रकाश जी कह भी रहते हैं कि नियम कानून जो बने हुए हैं उसका सही से क्रियान्वयन बहुत जरूरी है, उसमें कड़ाई लाने की बहुत जरूरत है। जैसा कि हम देखते हैं कि आपने पकड़ा, आपने अपने जो गोवंश है उसको अपने कब्जे में ले लिया, आपने गाड़ी को राजसात करके उसको निगरानी करने की प्रक्रिया भी आप करें। ऊपर से क्या होता है कि जो गोवंश पकड़ा गया है वो भी हम, ये जो थाने, जो संबंधित थाना जो उसे पकड़ता है, वो या तो किसी गौठान में या प्राइवेट गौठान में किसी के सुपुर्द करता है, लेकिन उसके बाद सुपुर्द करने के बाद उसकी कोई सुध नहीं ली जाती। इस बारे में प्रकाश सिंह जी बता रहे थे, कई सारे गौठान आज ऐसे हैं जहां
दर्जनों गायें उन्होंने सुपुर्दनामे में ले चुके हैं, लेकिन आज अगर वहां पे देखने जाए तो वहां पे आपको गायों का नामो निशान नहीं दिखता, या एक दो गाय दिखती, चार गाय दिखती है, तो वो सारी गाय गई कहाँ? या वहां पे खाने की क्या व्यवस्था है, वहां पे उन लोग की सब्जी की क्या व्यवस्था है, तो ये एक चीज और ऐड करनी चाहिए उसमें। बाकी सारी चीजों के साथ साथ पुलिस महकमे को ये भी ध्यान देना चाहिए कि जहां वो गायों को सुपुर्दनामे में जिन भी संस्थानों को दे रहे हैं, या फिर उसके बाद जो कि गृह मंत्री जी का मैं बयान सुन रहा था, वो ने ये भी कहा उन्होंने कि जो राजसात वाहनों है उनको भी नीलाम करके उसकी राशि भी वो उन्हीं संस्थाओं को देंगे, तो वो उसकी मॉनिटरिंग भी बहुत जरूरत है। अगर आप किसी को राशि दे रहे हैं और गोबर किसी के आप हवाले कर रहे हैं, वो उसकी देखभाल करने की, उसकी मॉनिटरिंग बहुत जरूरी हो जाती है। और और उसके अलावा कोई ऐसा विषय राजनीति का ये नहीं है मेरे समझ से। तो यहाँ तक कि घुमंतु पशुओं की बात की प्रकाश को दिए, तो वो भी एक बहुत बड़ी समस्या आज है। आज देखिए हमारी सरकार ने गोठान का काम किया, गोठान बंद हो गया है हमारी सरकार ने जो गोठान है, और इस सरकार ने जो अपनी नई योजना लाई थी वो अभी उसमें ज्यादा कुछ काम हुआ नहीं है, गोठान बने नहीं। तो घुमंतु पशुओं की स्थिति परिस्थिति जो है वो बहुत ज्यादा हो चुकी है, परेशानी ज्यादा हो चुकी है, और लगातार एक्सीडेंट इनके लेकर के बढ़ते जा रहे हैं। तो उनको भी कोई ना कोई चीजें उस बारे में देखनी चाहिए, और इसकी जड़ पर जाके सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि जो गायें जो है दूध देना बंद कर देती है, उनकी तस्करी हो जाती और ऐसी चीजें हैं। तो ये सारी चीजों का जो हमने कहीं ना कहीं एक ये योजना जो गोबर और गौमूत्र की योजना शुरू की थी, उसके पीछे सोच कहीं ना कहीं यही थी कि अगर कोई गाय दूध देना बंद भी कर देती तब भी उसकी उपयोगिता रहे, कोई भी व्यक्ति उसको बूचड़ खाने की तरफ मत भेजे, एक सोच थी उसके पीछे। तो बिल्कुल जो ये काम है, लीगल काम है, वो चैलेंज कि आपके पास रहता ही है। जैसा कि कह रहे थे कि बहुत चैलेंजिंग काम ये है, क्योंकि बहुत बड़ा एक बिजनेस है, तो इसको पकड़ना है, पूरी तरह रोकथाम लगाना चैलेंजिंग बात तो है। और साथ ही जो ये बात कहेगी कि इसमें जो संलिप्त पाए जाते हैं, चाहे पुलिस महकमे के कोई भी अधिकारी कर्मचारी हो, उनके ऊपर तत्काल कार्रवाई होना सबसे बड़ी जरूरी आवश्यक है, क्योंकि जो ये सारी चीजें होती हैं कहीं ना कहीं उनका किसी न किसी कर्मचारी से साठगांठ होती है, कहीं उनको जानकारियां मिल जाती है, कहाँ पे चेक पोस्ट लगा हुआ है, कहाँ पे चेकिंग लगी हुई है, सारी जानकारियां मिल जाती है। तो लगातार जो है बॉर्डर पार हो रहा है, तो इससे आज अगर मीटिंग हुई है तो बिल्कुल अच्छी बात है, जो निर्देश दिए गए मुख्यमंत्री द्वारा, और हम ये आशा करते हैं कि सही सही क्रियान्वयन जो है अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। चलिए गोपाल जी, जिस तरह से आज बैठक हुई है और साफ निर्देशित किया गया है कि गौ तस्करी पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाई जाए, कहीं कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए, मैं प्रकाश जी को और अभिमन्यु जी को भी बहुत अच्छे से सुन रहा था, और मुझे लगता है कि गौवंश की रक्षा पे डिबेट नहीं, सामूहिक चर्चा ही हो सकती है। और जैसा अभिमन्यु जी का भी पक्ष बड़ा सकारात्मक लगा मुझे, और प्रकाश जी का भी पक्ष बहुत सकारात्मक लगा, तो इसको डिबेट कहने की जगह हम इसको सामूहिक चर्चा बोला जा सकता है। और आदरणीय विजय शर्मा जी जो काम कर रहे हैं पहले दिन से मंत्रालय संभालने के बाद से, वो निश्चित ही न केवल काबिले तारीफ है बल्कि अपने आप में एग्जेम्पलरी है। देखिए, पहली बार इतना कड़ा कानून बनाना और उसकी मॉनिटरिंग करके उसको पालन करवाना, और उस पर लगातार बैठक करके उसको फॉलो अप करना, और अधिकारियों के बीच में उसका रियल फीडबैक लेना, ये निश्चित रूप से ये आदरणीय विजय शर्मा जी का बहुत फोरसाइटेडनेस कहा जा सकता है, दूरदृष्टि कहा जा सकता है। और जिस तरह से गौवंश को बचाने की जरूरत है, क्यों न केवल इसलिए कि उनकी हत्याएं हो रही हैं या उनको मांस की तरह कुछ लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ियों तक गौ माता को जानना और गौ माता से संबंध रखना, ये दोनों बहुत हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में बहुत आवश्यक होता है। और आज तो हमारे जीवन भी शुरू होती है कामधेनु से, माँ कामधेनु से हमारे जीवन की शुरुआत होती है। तो इस लेवल पर गौ माता की जरूरत और गौ माता से संबंध दोनों सनातन धर्म में समझाया गया है और वर्णित किया गया है। तो इस रूप से अगर आदरणीय विजय शर्मा जी में काम कर रहे हैं तो निश्चित ही काबिले तारीफ है। और मुझे लगता है कि जिस तरह प्रकाश जी ने और अभिमन्यु जी ने उनका एक तरह से सकारात्मक पहलू बताया, तो मैं समझता हूँ ये राजनीति से परे है। रही बात गौठानों के बंद होने की, जैसा प्रकाश जी कह रहे थे, देखिए किसी प्रक्रिया में अगर त्रुटि होगी
किसी प्रक्रिया में अगर क्वेश्चन मार्क होगा तो उस प्रक्रिया को बंद करना ही पड़ता है, वो उस प्रक्रिया को चलने नहीं दिया जा सकता है। किसी प्रक्रिया में अगर आपको सामने समक्ष प्रस्तुत हो रहा है कि उसमें करप्शन है, तो कोई भी उस प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाता है। एक स्वच्छ सरकार, एक निष्पक्ष सरकार और एक नॉन करप्ट सरकार जो होती है, वो निश्चित रूप से उस कारण ये गौठान योजना को बंद कराया गया था। और मैं आपको ये भी जानकारी देना चाहता हूं कि आज छत्तीसगढ़ में जब आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी, तो पहली बार गौ सेवा आयोग बना था। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब भी रहती है, ये गौ माता के विषयों पर जागरूक रहती है और गौ माता से संबंधित कार्यों को त्वरित रूप से आगे बढ़ाती है, और इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। और मैं दोबारा आदरणीय विजय शर्मा जी का आपके माध्यम से भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने इतने संवेदनशील मुद्दे को इतने गंभीरता पूर्वक लिया है और उस पर इतना अच्छा क्रियान्वयन करके वो समाज के सामने एक नया एग्जाम्पल रख रहे हैं। ठीक है अभिमन्यु जी, क्योंकि इसमें आज तो बैठक हुई है, जो नोडल अधिकारी थे पुलिस के विभाग के जो अधिकारी हैं उनकी हुई है, पशुपालन विभाग को भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए अगर इस तरह से गौ वंश की तस्करी में रोक लगाना है, क्योंकि डिप्टी सीएम ने कहा भी है कि वो चिट्ठी लिखेंगे बकायदा इसके लिए कि उसमें पशुपालन विभाग का जो योगदान हो सकता है वो किया जा सकता है। इसके अलावा नहीं लगता कि जागरूकता अभियान भी चलाई जाए ताकि लोगों में एक जागरूकता जो है वो बनी रहे? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री जी ही हैं पशुपालन मंत्री जो हैं समय में, उनको लेटर लिख के उनको भी उस भारत के साथ में लेकर के इसमें आगे बढ़ना बहुत सही बात है। और जहां तक कि सिर्फ गौवंश ही क्यों, मेरे हिसाब से किसी भी जानवर के प्रति जो क्रूरता अगर होती है, आज देखते हैं कई सारे वीडियो सामने आते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से हम देखते रहते हैं। अभी हमारे थाना क्षेत्र में एक ऐसी घटना सामने आई जो कुत्ते के साथ क्रूरता वीडियो में सामने आई, तो उनको बकायदा एफआईआर करा के उनको जेल भेजने का काम किया गया। तो सारे के सारे पशुओं के खिलाफ जो इस प्रकार की चीजें हो रही है, उसमें नियम को कहीं ना कहीं जो है कड़क होने की जरूरत है। और जिस तरह से जैसे गौठानों की बात बता रहे थे, तो मैं एक जानकारी देना चाहूंगा गोपाल जी को कि 70% जो गौठान थे हमारे कार्यकाल में वो स्वावलंबी हो चुके थे। और चूंकि समस्या ये है कि वैकल्पिक जो व्यवस्था शुरू होने के पहले ही जो पुरानी व्यवस्था अगर बंद कर दी गई, उससे जो घुमंतु पशुओं की समस्या बढ़ गई है। मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से इसकी ओर भी केंद्रित करना चाहूंगा। जो अफसर है, आपके जो चैनल को देख रहे हैं, उनके ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। घुमंतु पशुओं की भी साथ साथ ही बहुत ज्यादा परेशानी बढ़ गई है। चाहे आप नगर निगम के जो गाड़ियां उनको पकड़ के ले जाती है, थोड़े दूर जाकर के ड्राइवर से बात करके उनको छुड़ा लिया जाता है पालकों द्वारा, और जो पालक पालने के बावजूद जो रोड में छोड़ देते हैं गायों को, और अगर आप उनको पकड़ के कांदी हॉल डालते हैं तो तुरंत लेने आ जाते हैं क्योंकि वे प्राइवेट पशु है। तो इन सारी चीजों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। कहीं ना कहीं से जो है एक्सीडेंट में भी वृद्धि आ रही है। और जो एक साल तक पहले कुल मिलाकर के जो इस ओर में जा रहे हैं, अक्सर जो कानून जो पहले से कानून बनाया गया उनको और कड़ाई करने की भी जो पहल की जा रही है, नए कानून भी बनाए जा रहे हैं। तो जरूर हम इसमें ये आशा करेंगे कि इसमें सार्थक और अच्छे रिजल्ट सामने आए। ठीक है गोपाल जी, एक चीज और, क्योंकि आज डिप्टी सीएम ने एक और बात कही कि जो गौ सेवा करते हैं, जो युवा हैं, एनसीसी एनएसएस के जो युवा हैं, उनको भी वो जब काम करते हैं तो उनको किसी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इसलिए उनको गौ सेवा आयोग की ओर से परिचय पत्र प्रदान किया जाए ताकि वो पुलिस के साथ समन्वय करके जो गौवंश की तस्करी होती है उसको रोकने में काम कर सके, लोगों में जागरूकता लाने के लिए वो काम कर सके। इस डिसीजन को किस नजरिए से देख रहे हैं? वो शायद है नहीं। ठीक प्रकाश सर, एक चीज, क्योंकि जागरूकता भी काफी अहम हो जाता है, गौवंश की तस्करी पर प्रभावी अंकुश काफी अहम हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, जो सीमावर्ती राज्य होते हैं, आसपास के जो राज्य होते हैं, वहां पर जो चेक पोस्ट होते हैं, वो तो कहीं ना कहीं निकल कर सामने आता है कि वहां से जब एंट्री होती है तो एक चेन को तोड़ने का प्रयास किया जाए कि वो कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। क्योंकि उस बीच में डिप्टी सीएम ने जिक्र भी किया है कि कई बार वो पैदल गौवंश को लेकर निकल जाते हैं, आप हाईवे चेक करते रह जाते हैं, वो पैदल लेके निकल जाते हैं। तो एक चेन की जांच होनी चाहिए कि वो कहाँ से लेके निकला था और कहाँ तक जाएगा।
देखिए श्रीकांत जी, इसका बहुत सरल सिस्टम है। आपको मैं जिम्मेदारी से बता दूं, भले ही इसके ऊपर जिसे आपत्ति लेना हो ले सकता है। मैं साधना न्यूज जैसे बहुत ही प्रबुद्ध चैनल पे और जिम्मेदार चैनल पे ये बात बोलना चाहता हूँ और दायित्व से बोलना चाहता हूँ। आज की मीटिंग का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो लोग हैं, ये जो अधिकारी हैं, मोटी चमड़ी के हो गए हैं। क्योंकि गृह मंत्री ने मीटिंग का आयोजन किया तो जाना उनकी मजबूरी थी। उन्होंने बात सुना और वो एज इट इज उनका काम है कि बात सुनो और बात निकाल दो। बस पहला पॉइंट जो आपने अभी अभिमन्यु जी से प्रश्न किया था, माफ कीजिए सुमंत जी से, कि क्या जन जागरूकता की कमी है। सबसे बड़ी बात है श्रीकांत जी, जन जागरूकता की कमी। अगर सरकार कोई जागरूकता अभियान चालू करे, जो आपने कहा कि पैदल निकल जाते हैं, और उससे बहुत फर्क पड़ेगा। दूसरा, इसमें कोई गवर्नमेंट की तरफ से व्यवसाय, अगर कोई अच्छा व्यवसाय सब्सिडी के साथ, और साथ में अगर कोई रोजगार उत्सर्जन का कार्यक्रम चलाएं, तो ये बहुत बड़े स्केल पे काम होगा। जैसे गोबर है, गोमूत्र है, उसका आज देश में कई आयुर्वेदिक कंपनियों में बहुत डिमांड है। इसके साथ साथ गोबर का जो छेना बिकता है, आज देखिए ई कॉमर्स में बिक रहा है, काउ डंग केक्स, तो तमाम उसका अच्छा वैल्यू मिल रहा है। इसके साथ साथ दूध, जो मैंने शुरुआत में कहा, अगर इसको कोई सरकार एक सिस्टमेटिक तरीके से करे तो इसमें रोजगार होगा। जब रोजगार होगा तो लोगों का उसमें कटिबद्धता हो जाएगी, नजर में आएंगे, तो इतना आसान नहीं होगा। और एक लास्ट पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूं, हर गाय नहीं, हर पशु पे एक ट्रेसिंग सिस्टम लगा दीजिए। बहुत से आजकल सॉफ्टवेयर आ गए हैं जिसमें माइक्रोचिप है, टैगिंग सिस्टम है, जिससे आपको पता चल जाए कि कौन सा पशु कहां जा रहा है। किसी की मजाल नहीं है कि कोई तस्करी कर पाए। तो इन चीजों को जब सामूहिक, एक चीज से नहीं होगा, ये बहुत सारी जो सामूहिक चीजों को अगर सरकार इंप्लीमेंट करेगी तो रोजगार भी पैदा होगा, जन जागरूकता भी पैदा होगी। और इसके जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे कितनी जागरूकता आई है, तो पहले के मुकाबले जागरूकता तो आई है ना। उस प्रकार से गोवंश बचाओ की जो जागरूकता अभियान चालू होना चाहिए। साथ ही जितने भी गौ पालक हैं उनके रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास होने चाहिए। साथ ही वहां के जो, जैसे अभिमन्यु जी बोल रहे थे कि वहां भी सर्विलेंस होना चाहिए कि भाई जो गायें उनके पास रजिस्टर्ड हैं, वो गायों की या उन पशुओं का इस समय स्टेटस क्या है, और साथ ही साथ उनका समय पे चिकित्सा हो रहा है कि नहीं, उनका जांच हो रहा है कि नहीं। ये सारी, देखिए ये एक काम से नहीं होगा, सिर्फ पुलिसिंग को स्ट्रिक्ट करने से नहीं होगा। ये पूरा एक सिस्टम जनरेट करना पड़ेगा। और जिस दिन ये सिस्टम एक्टिव हो जाएगा, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं कि 90% तक इसमें हम सक्सेस पाएंगे, इसमें हमें सफलता मिलेगी। बचा 10% पुलिसिंग का है और ईमानदारी का है। अगर ईमानदारी से पुलिसिंग होगी तो किसी की मजाल नहीं कि वो पैदल हो या रेंज के हो या गाड़ी से हो, तस्करी कर दे। क्योंकि हर बाउंड्री पे सर्विस होना चाहिए। ड्रोन सिस्टम है, जो मैंने माइक्रोचिप सिस्टम लगाया, सही सिस्टम है, जो अगर हम लगाएंगे तो इसमें हम सफलता पाएंगे। और कंक्लूजन है कि ये एक किसी काम का नतीजा नहीं होगा, इसमें हमें सामूहिक एफर्ट लगाने पड़ेंगे, तब जाके, और इसमें हर एक नागरिक, प्रत्येक नागरिक को कटिबद्ध होना पड़ेगा, वचन लेना पड़ेगा कि हम गायों की रक्षा करेंगे। गाय नहीं, किसी भी पशु की रक्षा करेंगे, तब जाके। अभी कांजी हाउस देखिए, कांजी हाउस से कुत्तों को उठाते हैं और वहीं छोड़ देते हैं, तो उससे क्या होगा? उससे कुछ होना नहीं है। तो सामूहिक एफर्ट की बात कर रहा हूं मैं। ठीक ठीक, अभिमन्यु जी आखिरी कमेंट रख दीजिएगा, समय की थोड़ी सी कमी है। देखिए, जैसा कि कहा प्रकाश जी ने, सबसे बड़ी बात वही है कि मीटिंग ले लेना और फिर आदेश दे देना, ये कोई इससे कोई समाधान नहीं निकलने वाला है। आप किसे क्रियान्वयन करा पाएंगे? अधिकारी कर्मचारी क्या उसको, आपकी बात को मान रहे हैं, कितना मानते हैं? और साथ साथ ही जो कह रहे थे, पुलिस विभाग के कहने से नहीं होगा, ये पूरा का पूरा एक सिस्टम है जो डेवलप हो चुका है। और ये जो सिस्टम में बन चुका है कि ये बिजनेस वाले लोग जो उसमें पूरे घुस के अंदर सके, तो इनको जो अगर में कढ़ाई डालनी है तो पूरे सिस्टम को बदलाव करने की जरूरत पड़ेगी। उसमें फिर गौठान भी आते हैं जहाँ पे
आप उनको रखेंगे, फिर जो सुपुर्दनामे में आप जिनको देते हैं वो भी आते हैं। आज आपको वही वापस में बताना चाहूंगा, सुपुर्दनामे में सैकड़ों कैदी नहीं, लेकिन आप जाएंगे तो वहां कुछ नहीं दिखता। तो इन सारी चीजों को देखने की जरूरत है। और सिर्फ ऐसा नहीं, गाड़ी पकड़ ली, पुलिस तो वही करेगी, गाड़ी पकड़ लेगी, सुपुर्दनामे में जानवर दे देगी और गाड़ी रास्ता करके ज्यादा होगा तो उसकी नीलामी कर देगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ पे क्या गवर्नमेंट सुरक्षित हो पा रहा है, क्या वाकई में उसको हाल सुपुर्दनामे में लेकर के पीछे के रास्ते से फिर वहीं भेज दिया जा रहा है? ये सारी चीजों पर जो है कड़ाई लाने की जरूरत है। और सिर्फ गौवंश ही नहीं, सारे के सारे जानवर, जैसा कि कह रहे थे, रेसिंग सिस्टम अगर लगा दिया जाता है तो उससे बड़ी अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए, आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों के लिए बने रहिए साधना न्यूज के साथ। बैक टू स्टूडियो।